Shall we start, sir? Sir. Assalamu alaikum and welcome to NP Funds webinar on our NP Pakistan Growth Exchange Traded Fund. I would like to thank PSX for arranging this and making all the efforts for this webinar and providing this opportunity to showcase our ETF. I've just a broad outline of our presentation for today. The contents are, firstly, I will introduce our exchange traded fund. Then what is the comparison, similarities and differences between mutual fund and versus ETF. Then we will be discussing NP Pakistan Growth Fund methodology as well as the composition. Then what are the benefits of investing in NP Pakistan Growth Exchange Traded Fund. Then we will also be reviewing ETF with a global perspective, and then some related information about NP Pakistan Growth Exchange Fund. I will start off with the presentation with just a concept of ETF. ETF kya hai? Basically, when we talk about the exchange traded fund, so exchange traded fund basically is a basket of securities that investors can buy or sell on the exchange through a broker, just like shares of a listed companies. So basically, it combines the features of stocks where one can trade in a stock on the exchange. At the same time, it is a combination or portfolio of securities. So it combines the feature of a stock that trades on the market during the market trading day, as well as it combines the feature of a diversified portfolio, just like mutual fund. So ETF combines the benefit of mutual fund diversification and ease of stocks trading, just like a share. As you know, म्यूचुअल फंड के अंदर ये प्रॉब्लम होता है कि आपको एट द एंड ऑफ द डे जो भी म्यूचुअल फंड की नैव होगी, अगर आप एनवीपी स्टॉक फंड में इन्वेस्ट करते हैं ड्यूरिंग द डे, तो आपको उस हमारे एनवीपी स्टॉक फंड की जो एनएवी होगी, यू कैन इन्वेस्ट एट द एंड ऑफ द डे, जो नैव होगी उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं. यू कैन नॉट ट्रेड दिस एनवीपी स्टॉक फंड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. लेकिन जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट एनवीपी ग्रोथ पाकिस्तान एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, सो इट कंबाइन द फीचर ऑफ अ स्टॉक एज वेल एज अ म्यूचुअल फंड, जो कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है. सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ ETF, जहां पे ये इन दोनों को कंबाइन करता है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ETF वर्सेस म्यूचुअल फंड? अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो इसमें कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं और उसको डिफरेंसेस भी हैं म्यूचुअल फंड की तरह. अगर हम सिमिलैरिटीज की बात करें तो पहली चीज जो बेनिफिट हमें मिलता है ETF के अंदर और म्यूचुअल फंड के अंदर, वो है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. व्हेन आप जब एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिस्क एक सिंगल सिक्योरिटी के ऊपर होगा, जबकि जब हम ETF की बात करते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बात करते हैं, तो उसमें एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको मिल जाता है, जहां पे आप डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर, डिफरेंट कंपनीज के ऊपर आपका एक्सपोजर हो जाता है. देन दोनों के अंदर ETF में एंड म्यूचुअल फंड में आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलती है. जैसे हमारा NP फंड है तो हमारी एक NP फंड की जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम है वो इसको ओवरसी कर रही होगी इस ETF को. तो दिस इज अगेन सिमिलर है म्यूचुअल फंड के अंदर भी और ETF में. देन रिस्क एंड रिवॉर्ड की बात करें तो जिस तरह से ETF के अंदर जो रिस्क होता है, उसकी अंडरलाइंग जो सिक्योरिटीज होंगे इसके इंडेक्स के अंदर, उसका रिस्क आपको मिल रहा होता है, यू आर एक्सपोज टू दैट रिस्क. और रिवॉर्ड जो भी आपका गेन मिलेगा आपको, सिमिलर द केस जहां म्यूचुअल फंड के अंदर भी जो भी अंडरलाइंग सिक्योरिटीज होती हैं उनका डायरेक्ट रिवॉर्ड और उसका जो रिस्क है वो इन्वेस्टर्स को मिल रहा होता है. तो बोथ द फंक्शन
रिस्क एंड रिवॉर्ड जिस तरह म्यूचुअल फंड के अंदर है, सिमिलर इज द रिस्क विद द ETF के अंदर भी। देन जो पे आउट्स और टैक्सेस होंगे जिस तरह म्यूचुअल फंड के अंदर अप्लाई होते हैं, द सेम विल अप्लाई ऑन ETF। जो भी आपको पे आउट्स होगा, डिविडेंड मिलेंगे या डिविडेंड कंपनी पे करेगी, अगर इसके अंदर सिक्योरिटीज के अंदर जो डिविडेंड आ रहे होंगे तो वो बेनिफिट सारा ETF के अंदर भी मिलता है, और द सेम इज द केस विद म्यूचुअल फंड। सो दिस इज द सिमिलरिटीज, दीज आर सिमिलरिटीज बिटवीन ETF और म्यूचुअल फंड का। अगर हम थोड़े से डिफरेंसेस की बात करें तो फर्स्ट डिफरेंस जो बहुत हाईलाइट भी होता है, एंड दैट इज द कास्ट। मैनेजमेंट फी ETF की जनरली लोअर साइड पे होती है कंपेयर विद म्यूचुअल फंड्स। उसके रीजन ये है कि म्यूचुअल फंड एक्टिवली मैनेज्ड होता है, उसमें बाइंग एंड सेलिंग होती है बेस्ड ऑन द व्यू ऑफ द प्रोफेशनल फंड मैनेजर जो उसको इशू कर रहा है, अनलाइक ETF जहां पे इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है as per the criteria that is defined and agreed by the investors and the management company। तो एक्टिव मैनेजमेंट की वजह से म्यूचुअल फंड की फी जनरली हायर होती है एक इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड की कंपेयर्ड विद ETF। देन फंड की परफॉर्मेंस, जो मैंने पहला पॉइंट ही डिफरेंस कहा है, ETF जो अंडरलाइंग इंडेक्स होगा उसकी परफॉर्मेंस को वो ट्रैक कर रहा होगा, जबकि एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड जो होंगे वो जनरली उनका ऑब्जेक्टिव होता है टू बीट द इंडेक्स। उसका ऑब्जेक्टिव होता है टू क्लोजली मैच द परफॉर्मेंस ऑफ इंडेक्स, जबकि एक्टिवली मैनेज फंड्स का ऑब्जेक्टिव होता है टू जनरली बीट द इंडेक्स। एंड इफ some of the participants who have invested with us in our equity based mutual fund के अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जैसे लाइक NVP स्टॉक फंड या NVP इस्लामिक स्टॉक फंड, तो उनको मालूम होगा, दे हैव एक्सपीरियंस के वी हैव comprehensively outperformed the benchmark over the longer term period। तो वो ऑब्जेक्टिव उसका एक्टिवली मैनेज फंड का होता है कि वो इंडेक्स को बीट कर सके सारे एक्सपेंसेस और खर्चे सारे निकालने के बाद। तो ये एक डिफरेंस है कि फंड की परफॉर्मेंस के हवाले से ETF वर्सेस म्यूचुअल फंड। देन ETF के अंदर एक एडवांटेज होता है वर्सेस म्यूचुअल फंड के, यू नो व्हाट यू ओन, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ETF एंड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में जनरली पोर्टफोलियो एट द एंड ऑफ द मंथ पब्लिश किया जाता है FMR फंड मैनेजर रिपोर्ट के अंदर। अगेन इसके अंदर टॉप 10 होल्डिंग्स, सेक्टोरल एलोकेशंस मेंशन होती हैं, लेकिन ETF के अंदर आपको हर सिक्योरिटीज उसका वेटेज क्या है, किन सेक्टर्स में इन्वेस्टेड होते हैं, वो आपको इंस्टेंटली मालूम हो जाता है अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, जहाँ पे हम मेंशन है कि कौन सी सिक्योरिटीज का वेट कितना है, सेक्टोरल का वेट कितना है। सो सिंस इट इज नॉट एक्टिवली में कोई फंड मैनेजर का व्यू नहीं हो सकता, तो ये चूंकि ट्रैक करता है इसको, सो ETF में इन्वेस्टर एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट ही नोज के इसके अंदर कौन कौन सी सिक्योरिटीज में उसका एक्सपोजर हो रहा है। सो बेसिकली दिस इज व्हाट वी से, इट यू नो व्हाट यू ओन इन केस ऑफ ETF। देन बाइंग एंड सेलिंग, एक डिफरेंस जो है वो ये, एज मेंशन अर्लियर एज वेल, कि म्यूचुअल फंड में व्हेन यू बाय द यूनिट्स तो आपको म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाते हैं, एंड चूंकि इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड जो इक्विटी हैं दे आर फॉरवर्ड, उनकी NAV होती है, तो उसमें आपको शाम को जो भी NAV होगी उसकी बेसिस के ऊपर आपको यूनिट फॉर दैट डे के लिए एलोकेट होंगे एट दैट प्राइस। बट इन केस ऑफ ETF आपको ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स यू कैन बाय एंड सेल ETF एट द प्रिवेलिंग जो भी इंडिकेटिव NAV चल रही होगी, INAV के ऊपर आपको विद सम स्प्रेड आप बाय कर सकते हैं ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। सो उसकी NAV चेंज हो रही होगी based on the performance of the ETF that is driven by the underlying securities। जो भी मार्केट प्राइस उस वक्त चल रही होगी अंडरलाइंग सिक्योरिटीज के, उसके मुताबिक उसकी NAV चल रही होगी, and you can buy or sell during the market hours। So this is the key similarities and differences ETF और म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर हम की स्टेक होल्डर्स, जस्ट फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, दोज हु आर इंटरेस्टेड, यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जिसका ETF लॉन्च करती है। देन एक ऑथोराइज पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं,
जो कि इसकी इन्वेंट्री मैनेज कर रहे होते हैं। देन देयर आर सम मार्केट मेकर्स होते हैं जो कि कोई भी AMC जिसको इशू करती है वो उसको अपॉइंट करती है। देन उनका जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करना ETF के अंदर, ताकि उसमें बाइंग एंड सेलिंग हो सके। देन देयर इज अ रोल ऑफ ट्रस्टी जो कि म्यूचुअल फंड में भी होता है, एंड सिमिलर द केस एंड ETF जो कि कस्टोडियन का रोल प्ले कर रहा होता है, ताकि एक ओवरसी कर सके एज ए फ्रंट लाइन रेगुलेटर ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स के तमाम एक्टिविटीज जो हो रही हूँ वो इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट्स जो कि ETF के हैं, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, वो ट्रस्टी का रोल प्ले कर रहा होता है। अगर हम ब्रीफली आई एम श्योर NPP फंड्स नीड नो इंट्रोडक्शन, अल्हम्दुलिल्लाह it's a name in the industry यहाँ पे, but I mean those who are new joiner जिन्होंने हमें participant हैं इस मेरे सेशन के अंदर, for those investors उनके लिए just a brief कि अल्हम्दुलिल्लाह we are managing 180 billions of investors money, जहाँ पे हमारे पास individual investors भी हैं, high net worth भी हैं, treasury money भी है, employee funds भी हम manage करते हैं, and where we have 29 ओपन एंड फंड म्यूचुअल फंड हम मैनेज कर रहे हैं इस वक्त, जो कि इसमें मनी मार्केट फंड, फिक्स इनकम फंड्स, बैलेंस फंड, एसेट एलोकेशन एंड प्योर इक्विटी फंड्स, बोथ इन कन्वेंशनल एंड शरिया कंप्लायंट सेगमेंट्स के अंदर मैनेज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2 पेंशन फंड्स भी हैं जिसके अंदर डिफरेंट सब फंड्स हैं, मनी मार्केट, डेट एंड इक्विटीज, और सेवरल हम SMAs अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर रहे हैं investors के on their behalf. NPP funds are and National Bank of Pakistan and Baltoro Growth Fund, or we have been rated as AM1 very high management quality by PACRA, that is based on the strength of our sponsors, then sound quality of systems and processes, और हमारे जो funds की जो performance है Alhamdulillah, that is reflective of this AM1 AMC rating by the PACRA. Coming to NPP Pakistan Growth Index Fund, हमारी जो methodology है हमारे इस इंडेक्स की, उसकी बेसिस के ऊपर हम जब when someone invests in our NPP Pakistan Growth Index Fund, तो it provides exposure to 15 stocks of KC 100, जो कि 7 sectors को represent करते हैं based on the free float market capitalization, जिसमें certain liquidity criteria को जो meet करते हैं वो हमारे constitute करते हैं इस index। They said 15 stocks belonging to 7 sectors. Then minimum weightage of any particular stock in the index is 3%, and जो maximum cap है वो 10% का लगाया गया, ताकि बहुत ज़्यादा concentration भी ना हो सके, and कुछ minimum exposure भी एक particular stock का हो, जो कि minimum 3% है, और maximum capping जो लगाई गई वो 10% की। Then other criteria is कि हमारा जो rebalancing होगी on a quarterly basis, और रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा इंडेक्स को ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस। इसकी रीजन, इसकी नीड क्यों अराइज होती है? बेसिकली डिफरेंट स्टॉक्स डिफरेंट परफॉर्म करते हैं इसके अंदर, जो हमारे इंडेक्स के अंदर, सो उनके वेटेजेस चेंज हो जाते हैं। किसी का अगर 10 से मे बी कोई बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस आ गई, से 12%, 13%, 15% हो गया, तो उस स्टॉक को रीबैलेंस किया जाएगा 10% के अंदर लाने के लिए। एंड अगर किसी का वेट अंडर परफॉर्मेंस की जैसे कम हो जाता है, तो उसको अगेन वेट को रीएडजस्ट किया जाएगा ताकि 3% मिनिमम वेट मेंटेन रहे एंड 10% मैक्सिमम। देन इंडेक्स को रिकंस्टिट्यूट किया जाएगा ऑन हाफ ईयरली बेसिस। अगेन इसका रैशनल ये है कि जो क्राइटेरिया है हमारा इस कैपिटलाइजेशन का या लिक्विडिटी का, उसकी बेसिस के ऊपर सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स में भी इन हो रहे होंगे और कुछ आउट हो सकते हैं, जो कि उस क्राइटेरिया को हमारा मीट नहीं करेंगे, जो कि हम डिटेल में आगे डिस्कस कर सकते हैं। देन जो रीबैलेंसिंग होगी उसका स्केड्यूल द लास्ट वर्किंग डे ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर के ऊपर होगी।
और जो रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा इंडेक्स को हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर में लास्ट वर्किंग डे ऑफ जनवरी एंड जुलाई। व्हाट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारे इंडेक्स के अंदर? जब कोई कंस्टिट्यूएंट सिलेक्शन होगी उसकी, तो उसके लिए फर्स्ट फिल्टर जो लगाया जाता है कि दैट स्टॉक शुड बी अ पार्ट ऑफ KC 100 इंडेक्स। यहाँ पे एक चीज मेंशन करना जरूरी है कि चूंकि ये एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज होती है और बास्केट ट्रेड होती है ड्यूरिंग द वर्किंग जो ट्रेड डेज आवर्स होते हैं मार्केट के, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्टॉक्स हों उसके अंदर वो लिक्विड हों, ताकि जो यूनिट्स हों हमारे इंडेक्स के फंड के वो इजीली ट्रेड हो सके, उनमें लिक्विडिटी बहुत जरूरी है ताकि इन्वेस्टर कैन इजीली एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम दिस फंड। सो उसके लिए जरूरी है कि लिक्विड स्टॉक्स हों। तो इसमें फर्स्ट फिल्टर जो लगाया जाता है ताकि वो ऐसे स्टॉक्स जो कि KC 100 इंडेक्स का पार्ट हो, वो फर्स्ट फिल्टर होगा, दैट विल बी द पार्ट। देन अगर वो स्टॉक्स जो उसको क्राइटेरिया को मीट करेंगे, देन वी विल सॉर्ट द कंपनीज 30 टॉप कंपनीज, उनकी बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्योंकि अगर किसी कंपनी का फ्लोट नहीं हो, मार्केट कैप बड़ी भी हो, अगर फ्लोट छोटा होगा तो जाहिर उसमें लिक्विडिटी नहीं होगी या कम लिक्विडिटी होगी और इन्वेस्टर्स को इजी एंट्री एग्जिट नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हमने फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा अपने इंडेक्स के अंदर, और हम टॉप 30 कंपनीज को हम रैंक करते हैं बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। देन जो स्टॉक्स इसमें इस फिल्टर को मीट कर जाते हैं, देन हम देखते हैं कि उनकी एवरेज डेली टर्नओवर क्या रहा है उनका। इसमें हमारा ये कि उनका एवरेज टर्नओवर जो है साल के अंदर, प्रीवियस ईयर के अंदर, वो कम से कम 100,000 शेयर्स होने चाहिए, और किसी भी पर्टिकुलर डे के अंदर जो है वो 10,000 शेयर भी किसी सिंगल डे में वो द लास्ट 12 मंथ्स नहीं होने चाहिए। कम इससे अगर होंगे तो वो भी इस फिल्टर से निकल जाएगा। देन हम 15, जब इसके सारे फिल्टर के बेसिस के ऊपर 15 स्टॉक्स को बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड अबव क्राइटेरिया को मीट करते हुए हम सिलेक्ट करेंगे, एंड देन जो वेटेज असाइन किया जाएगा वो 50% वेटेज दिया जाएगा बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैप को एंड 50% बेस्ड ऑन द एवरेज ट्रेडेड वैल्यू। सो इस तरह से एक जो इंडेक्स हमारा है वो कंस्टिट्यूट हो जाएगा। इसके बेसिस के ऊपर जब हम जो रिसेंट अभी इस वक्त हमारा जो क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर वो सेक्शन की अगर बात की जाए, तो व्हेन यू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान ग्रोथ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो आपका जो इसका एक्सपोजर है, दैट एक्सपोजर जो 25% एक्सपोजर इन कमर्शियल बैंक्स, 20% in oil and gas exploration companies, E&P companies, इसमें OGDCL mainly, PPL and Mari and Pakistan Oil Field main companies हैं। तो ये आपको 20% एक्सपोजर प्रोवाइड करता है हमारा ETF। देन फर्टिलाइजर रिप्रेजेंट्स 17% वेटेज, और जो सीमेंट सेक्टर है वो 12% उसकी एलोकेशन है हमारे इंडेक्स के अंदर। देन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर कंप्राइज 11% वेटेज, एंड पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 8%, एंड oil and gas marketing companies 7%. So you can see के एक diversified exposure provide कर रहा है हमारा एनवी पाकिस्तान ग्रोथ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इन्वेस्टर्स को। अगर आप एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड परचेज करते हैं तो आपको एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो प्रोवाइड कर रहा है जो जिसमें आपका डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर आपका एक्सपोजर आपको प्रोवाइड करता है। सो it's a wonderful opportunity to take exposure into the stock market. Then अगर हम फर्दर डिटेल में बात करें कि कंपनीज क्या हैं जो कि हमारे इस फंड के अंदर हैं, you can see very top companies, Lucky Cement 12% वेटेज है, बेंकल हबीब इसका वेटेज इंक्रीज हो गया है। देखें बिकॉज एज आई सेड कि जब हमने कंस्टिट्यूट किया था इट वेटेज वाज ओनली it was 10%, बट चूंकि लकी सीमेंट ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया तो उसका वेटेज 10 से एक्सीड करके 12% हो गया। सो करंटली इट इज 12% वेट। बेंकल हबीब का वेट 3%, HBL 8%, MCB 5% कंप्राइज करता है इंडेक्स को, मिजान बैंक 3%, UBL 6%, ईफर्ड 4% इसका वेटेज है, एंग्रो
is 8%, and FFC 5%, OGDCL 8%, Pakistan Oilfield 4%, PPL 8%, and PSO 7%, Hub Power 8%, and TRG Pakistan Limited 11%. So you can see कि जो टॉप कंपनीज जो 15 कंपनीज हैं वो रिप्रेजेंटेशन हो रही है हमारे इस बेंचमार्क इंडेक्स के अंदर। जो ओवरऑल एवरेज डिविडेंड यील्ड है इन कंपनीज की जो हमारे इंडेक्स का पार्ट है एनबीपी पाकिस्तान ग्रोथ एक्सचेंज रेट फंड में, उसका एवरेज यील्ड इज 7%. सो इट्स अ वेरी गुड यील्ड प्ले एज वेल. And if you look at the earnings yield, earning yield is just the reverse of price to earning. Price to earning is very popular concept. What is the price to earning? एक यूनिट ऑफ अर्निंग्स के लिए एक स्टॉक किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो दैट इज द प्राइस टू अर्निंग. इफ वी रिवर्स द प्राइस टू अर्निंग तो यू कैन गेट अर्निंग्स यील्ड. सो अर्निंग्स यील्ड ऑफ आवर पोर्टफोलियो इज 16.5%. एंड इफ आई कैन मेंशन के एवरेज जो स्टॉक मार्केट की प्राइस अर्निंग है वो लास्ट 10 ईयर की 8.5 है. सो यू कैन सी के 16.5% अर्निंग यील्ड को अगर आप कंपेयर करें 10.5% के करीब इस वक्त 10 ईयर बॉन्ड की PIB की यील्ड है. सो यू कैन सी के ये हमारे फंड के 6% की अर्निंग्स यील्ड का स्प्रेड इस वक्त ट्रेड हो रहा है. सो जबकि एवरेज अगर आप देखें लॉन्ग टर्म इट इज अराउंड 1%. सो 6% मीन्स के इस वक्त ओवरऑल मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है. एंड सिमिलर द केस जो बेंचमार्क इंडेक्स है हमारा एनबीपी पाकिस्तान ग्रोथ एक्सचेंज ट्रेडेड का, सो वो उसके अर्निंग यील्ड क्वाइट अट्रैक्टिव. सो यहाँ पे वैल्यूएशंस अगर आप देखें तो ये दिस शोज के 7% डिविडेंड यील्ड एंड 16.5% का जो हमारा इसके अंदर आपको अर्निंग्स यील्ड ये प्रोवाइड कर रहा है. अगर हम जैसे मेंशन किया कि अगर एक्सचेंज ग्लोबल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को देखा जाए तो ये बिकमिंग वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट ग्लोबली, जिसमें आप लास्ट 10 ईयर का अगर देखा जाए तो 18% से ग्रोथ हो रही है दुनिया के अंदर. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की जो 7 ट्रिलियन की मार्केट को एक्सीड कर चुकी है. तो सो यू कैन सी के इट्स वेरी न्यू फिनोमेना इन आवर कंट्री, लेकिन दुनिया के अंदर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है. स्पेशली जब हमने डाटा देखा तो 2003 के अंदर ये $200 बिलियन के था इसका साइज, जो कि अब $7 ट्रिलियन का हो चुका है. सो यू कैन सी कि ये प्रोडक्ट कितनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है. एंड इसकी एक रीज़न ये भी है कि ग्लोबल मार्केट के अंदर फी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जहाँ पे चूँकि लो कास्ट है. सो इट्स बिकमिंग पॉपुलर एंड वो मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा यू कैन सी एफिशिएंट मार्केट्स हैं जहाँ पे अल्फा जनरेट करना मुश्किल होता है. आल्दो के हमारे कंट्री में अभी भी चूँकि लो इन्वेस्टर बेस की वजह से, लो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन की वजह से काफ़ी अपॉर्चुनिटी आती है टू जनरेट अल्फा. बट अगेन ग्लोबली ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है. और रिसेंट पीरियड के अंदर अगर आप देखें तो 2015 से 2020 अगर आप देखें तो मोर देन डबल्ड इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो साइज इसका. सो दैट शोज कि हाउ पॉपुलर दिस प्रोडक्ट इज बिकमिंग ग्लोबली. हमने ब्रोकर्स के लिए भी इसके अंदर एक इंसेंटिव हमने रखा कि वो इस प्रोडक्ट को सेल करें. उसके लिए हमने मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड कि जो भी कमीशन होगा ब्रोकर को हम 20% वो देंगे इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, जो भी मैनेजमेंट फी हम अर्न करेंगे ऑन अ डेली बेसिस. सो दैट इज एन अगेन अपार्ट फ्रॉम कि ब्रोकर को जो कमीशन मिलता है जब भी इन्वेस्टर बाय एंड सेल करेगा यूनिट्स को, उसके अलावा भी हम फर्दर इंसेंटिवाइज किया है ब्रोकर्स को कि 20% जो मैनेजमेंट फी हम अर्न करेंगे वो हम शेयर करेंगे जिस ब्रोकर के थ्रू हमारा ये ETF सेल होगा. So why we recommend investing in NBP Pakistan Growth Exchange Rate Fund? यहाँ पे आपको as I mentioned earlier 15 blue chip stocks के अंदर आपको exposure provide करता है NBP Pakistan Growth Exchange Rate Fund, जो कि 7 जो की आपके सेक्टर्स हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, उसमें एक्सपोजर आपको मिलेगा. देन
It is overseen by the professional fund managers with the proven performance track record. Alhamdulillah हमारा रहा है, and our performance of our fund speaks volume of the quality of the professional management and service quality of that investors experience while investing in NBP funds. Then again, you will enjoy lower management fee vis-a-vis the mutual fund. So ये एक key benefits, I would say, key features हैं जो कि NBP पाकिस्तान exchange traded fund आपको provide करता है. For information purpose, you can आप स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं, DPS के अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो आपको जो सिंबल NBP पाकिस्तान NBP G-ETF, this is an open-end fund. The benchmark is NBP Pakistan Growth Index. Dealing days every day जो trading day है, that is the dealing day. Cutoff time is 9 to 4. Pricing mechanism, backward pricing, rebalancing quarterly, and reconstitution on a semi-annually basis. The risk profile is high because it invests in stock market, so risk profiling is high. Management fee up to 0.75% per annum, and expense ratio up to 2.5%. Indicative NAV and decision is provided by the Pakistan Stock Exchange. GS Global, MRA, and Adams Securities are authorized participant and market maker, while Central Depository Company of Pakistan (CDC) is the trustee to the fund. This is the information for NBP Pakistan Growth Exchange Traded Fund. Indicative NAV is updated every 15 seconds and available on the PSEC website. And the market price is of NBP Pakistan Growth Exchange Traded Fund is updated and every 15 seconds. So current creation basket and other information, you can click and get all this information. जैसे मैंने mention किया कि आप PSX के data portal पे जाके आपको जो भी information है related to this, I mean NBP Pakistan Growth Exchange Traded Fund आपको available है. You can see again what you own, जो भी securities इसके अंदर available हैं. इस वक्त मेंशन कर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बास्केट के अंदर कौन कौन सी सिक्योरिटीज का वेटेज है, कितने शेयर्स आपको मिलेंगे. यू कैन इजीली सी, आपको इसकी प्रोफाइल देख सकते हैं. इसकी जो इंफॉर्मेशन है, जाहिर है जब आप व्हेन यू इन्वेस्ट इन एनी म्यूचुअल फंड, इक्विटी रिलेटेड फंड, जो यू आर बेसिकली एक्सपोज टू द रिस्क जो भी है. So this is basically the key information, the numbers that you can call at 0800 to 0002 पे कॉल कर सकते हैं और हमें मैसेज कर सकते हैं, एंड मैसेज लिखें एंड देन राइट इट टू 9995. हमारी वेबसाइट के ऊपर भी आप आ सकते हैं, www.nbpfunds.com. कॉल करें, हमें ईमेल कर सकते हैं. So you can access us when you want to invest in for any query, any information. So that's it. अगर आपके कोई questions हैं, I'm happy to answer. Thank you. जी फाद.
यस, आई मीन क्वेश्चन है कि ETF शरिया कंप्लाइंट अवेलेबल हैं? एट द मोमेंट सिर्फ एक ETF है जो शरिया कंप्लाइंट अवेलेबल है, मिजान अल मिजान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ने लॉन्च किया है। दिस ETF जो है दैट इज शरिया कंप्लाइंट। सो यस, एट द मोमेंट हमारे मुल्क में एक शरिया कंप्लाइंट ETF अवेलेबल है जो कि मैनेज किया जा रहा है बाय अल मिजान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। एक क्वेश्चन है मेरे पास, HBL के कुछ शेयर्स हैं जो सेल करना चाहता हूं, क्या करना होगा मुझे? सो बेसिकली HBL के शेयर्स हैं आपके पास। इन्वेस्टर ने पूछा कि दे आर इन्वेस्टेड इन HBL शेयर्स। सो आप स्टॉक एक्सचेंज में थ्रू ब्रोकर सेल कर सकते हैं। सो स्टॉक एक्सचेंज में ही ये सेल होंगे। ज़ाहिर है ये म्यूचुअल फंड के यूनिट्स नहीं होंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होंगे तो रेलेवेंट जो मैनेजमेंट कंपनी है उसके पास आप जा सकते हैं और रिडीम करने के लिए। बट अगर आपके पास शेयर्स हैं तो थ्रू ब्रोकर आपको इसको सेल कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। हाउ टू ट्रेड ऑनलाइन? आई हैव जीरो क्लू अबाउट ट्रेडिंग, एनी सजेशंस? देखें, जिस तरह से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग ऑनलाइन, इसी तरह से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। आप शेयर्स के अंदर भी तो आपको ब्रोकर का अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा एंड देन थ्रू योर ब्रोकर जिस तरह से आप शेयर्स को सेल एंड बाय कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग टर्मिनल के अंदर, उसी तरह से आप इसके अंदर भी कर सकते हैं। जो आपका ब्रोकर होगा वो जो भी बास्केट है उसको अरेंज करेगा। बट आई मीन जो भी अवेलेबल लिक्विडिटी होगी, जिस तरह से अगर अवेलेबल होगी तो आप ट्रेड कर सकते हैं। जिस तरह शेयर्स के अंदर आप ट्रेड करते हैं एंड सिमिलर वे में आप इसको ट्रेड कर सकते हैं यूनिट के अंदर भी। हाउ मच टाइम इट टेक्स टू ओपन एन अकाउंट? हाउ मच टाइम इट टेक्स टू ओपन एन अकाउंट? अकाउंट ओपन करने के लिए ब्रोकर के पास तो उनका अपना एक क्राइटेरिया है जो KYC की रिक्वायरमेंट है, आप उसको फुलफिल करना पड़ेगा। जिस तरह से आप नॉर्मली आप शेयर्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो यू कैन ट्रेड एंड वो आप उनको आप कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए तो ब्रोकर हाउस को ही आपको अप्रोच करना पड़ेगा। जिस तरह से आप नॉर्मली शेयर्स में ट्रेड करते हैं, इसी तरह से व्हाट इज द मिनिमम मनी आई कैन इन्वेस्ट टू स्टार्ट विद ETF? ETF में 10,000 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जिस तरह से एक फंड के अंदर हमारा 10,000 की एक प्राइस है जिससे आप स्टार्ट करते हैं। कैन आई बाय थ्रू माय स्टॉक एक्सचेंज नॉर्मल अकाउंट और डू आई हैव टू ओपन अ न्यू अकाउंट? नहीं, अगर आपका एक अकाउंट अवेलेबल है, आपने ओपन किया हुआ है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो आप नॉर्मली जिस तरह से अकाउंट से शेयर्स खरीदते हैं, आपको कोई सेपरेट अकाउंट फिर उस तरह से खोलने की जरूरत नहीं है। आप उसके थ्रू ही आप ट्रेड कर सकते हैं। नॉर्मल अकाउंट जो आपका है अगर आपने ओपन किया हुआ है जिसमें आप नॉर्मली शेयर्स में ट्रेड करते हैं, तो इसमें भी आप कर सकते। इज देयर डिफरेंस बिटवीन UBL, NBP, ETF एटसेट्रा? बिल्कुल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन। देखिए, हर एक का जो है अंडरलाइन इंडेक्स डिफरेंट होगा, जिसका एक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस के ऊपर इंडेक्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होगा। जैसे मैंने मेंशन किया कि ETF का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आपने ट्रैक करना होता है, मिनिमम ट्रैकिंग एरर के साथ ट्रैक करना होता है परफॉर्मेंस जो कि इंडेक्स उसके अंदर होगा उसको ट्रैक करना होता है। इट मीन्स के जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे उनको एक क्राइटेरिया, जैसे मैंने आपने मेंशन किया MPP पाकिस्तान ग्रोथ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का एक क्राइटेरिया है जहाँ पे सेक्टर्स को और सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करने के लिए, तो अब हर एक का क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। जैसे मिजान की एग्जांपल मैंने दी कि वो शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स की बेसिस पे होगा, उसमें HBL UBL नहीं होंगे बिकॉज उनके जो इंडेक्स के क्राइटेरिया को मीट नहीं करते हैं। कुछ इंडेक्स होते हैं जैसे उसमें सर्टन सेक्टर्स को लिया जाएगा। किसी का अगर बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर होगा तो वो बैंक्स के ही स्टॉक होंगे उसके अंदर, और वो जो भी परफॉर्मेंस बैंक्स की होगी अंडरलाइन जो इंडेक्स है उसकी परफॉर्मेंस भी या ETF की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहा होगा। सो यस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन
द इंडेक्स जो कि है डिफरेंस है, तो ज़ाहिर उनके अंदर भी उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके अंदर भी डिफरेंस है। हाउ मच इज द फी व्हेन आई इन्वेस्ट इन ETF? बेसिकली ETF की जो फी, जैसे मैंने मेंशन किया, हमारी मैक्सिमम मैनेजमेंट फी हमने 0.75 रखी हुई है, और जो बाकी एक्सपेंस रेशियो व्हेन यू ट्रेड आप करते हैं तो उसमें स्प्रेड होता है, बिड एंड आस्क का स्प्रेड जो होगा नॉर्मली ये दैट इज मैक्सिमम अप टू 3%, बट नॉर्मली ये 1% का स्प्रेड होता है कि जो भी बास्केट होगी उसकी जो करंट प्राइस चल रही होगी उसमें एक नॉर्मल स्प्रेड होता है, वो स्प्रेड की वजह से अदरवाइज जो मैनेजमेंट फी है इज वेरी लो, दैट इज चार्ज बाय द मैनेजमेंट फी, मैनेजमेंट कंपनी। जैसे मैंने मेंशन किया कि एनवीपी की, हमारे पाकिस्तान ग्रोथ एक्सचेंज फंड की फी इज मैक्सिमम 0.75%, सो जो कि एक नॉर्मल फंड से काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो ये नॉर्मली जो आपने जैसे शेयर खरीदने जाते हैं तो ब्रोकर जो आप कमीशन पे करते हैं वो वही वाली चीज़ अप्लाई होगी, कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो लो कास्ट इज वन ऑफ द फीचर जो ETF में आपको मिलता है। इज फी चार्ज ऑन प्रॉफिट्स आर पर ट्रांजैक्शन? फी जो होती है, आपको पता है कि जब AMC में, म्यूचुअल फंड में भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो एसेट की वैल्यू के बेसिस के ऊपर मैनेजमेंट फी चार्ज की जाती है, नेट एसेट्स की वैल्यू के ऊपर। सो सिमिलर यहाँ पे भी जो 0.75% मैक्सिमम पर एनम एनपी पाकिस्तान ग्रोथ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की फी है, तो ये फी डायरेक्टली ज़ाहिर है जो नेट एसेट्स होंगे और डेली बेसिस के ऊपर वो चार्ज हो रही होती है, सिमिलरली जिस तरह से एक म्यूचुअल फंड के अंदर फी चार्ज हो रही होती है। तो ये प्रॉफिट पे नहीं होती, बल्कि ये जो भी एसेट की वैल्यू होती है, जैसे मैंने मेंशन किया म्यूचुअल फंड की तरह एग्जैक्टली उसी तरह से इसकी फी भी चार्ज हो रही होती है। difference between AMCs and broker. AMCs एसेट मैनेजमेंट कंपनी बेसिकली इज जो मैनेज करती है ETF को, जो इशू करती है, जैसे एनबी पाकिस्तान ग्रोथ एक्सचेंज फंड को एनबीपी फंड्स ने लॉन्च किया है, तो वो बेसिकली AMC है, जो कि जब नए यूनिट इशू होते हैं तो बेसिकली क्रिएशन जो यूनिट होती है थ्रू ट्रस्टी वो AMC कर रही होती है। और जो ब्रोकर होता है उसका काम है कि वो, अगर वो ब्रोकर आपका एक नॉर्मल ब्रोकर है जिसमें आप ट्रू ट्रेड करते हैं, तो ब्रोकर बेसिकली आपको फैसिलिटेट करेगा उसकी ट्रेड के लिए, आपकी जो आपने जब उसको सेल करना है या बाय करना है, जिस तरह से शेयर्स आप करते हैं, तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा ब्रोकर आपको। और अगर आपका देन ऑथराइज पार्टिसिपेंट भी है, मार्केट मेकर भी है, तो वो उसके थ्रू बेसिकली नॉर्मल ब्रोकर रूट करेगा जो भी आपकी ट्रेड होगी उसको, और वो नए यूनिट्स क्रिएट करवाएगा MC के थ्रू ट्रस्टी, वो सारी चीजें हो रही होंगी। तो एक नॉर्मल जो ब्रोकर आप अगर आप ट्रेड करेंगे तो वो तो उसका रोल वही होगा जो कि एक नॉर्मल शेयर्स को परचेज करने के लिए होता है, जबकि एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो जो मैनेजिंग कंपनी होगी जो कि उस ETF को कर रही होगी। लेकिन एज ए सेट के यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट कंपनी का रोल इन केस ऑफ ETF थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है, क्योंकि एक नॉर्मल फंड्स को मैनेज करने के लिए AMCs या उसकी फंड मैनेजमेंट टीम वो उसको एक्टिवली ट्रेड कर रही होती है एक नॉर्मल फंड्स में। जस्ट लाइक अगर मैं NVP स्टॉक फंड की एग्जांपल हूँ तो उसकी डेली बेसिस के ऊपर एक्टिवली मैनेज हो रहा होगा, जहाँ पे शेयर्स डिफरेंट बाय किए जाते हैं बेस्ड ऑन जो कि फंड मैनेजर का व्यू होगा ऑन द स्टॉक मार्केट और पर्टिकुलर कंपनी या किसी सेक्टर्स के ऊपर, वो उसको एक्टिवली मैनेज कर रही होगी। जबकि इस केस के अंदर चूंकि ये पैसिवली मैनेज्ड है, आप उसकी रिकम्पोजिशन करनी है, रिकॉन्स्टिट्यूट करना है, उसको रीबैलेंस करना है, ये सारा रोल एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्ले कर रही होगी। और जस्ट लाइक स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर नॉर्मली शेयर में आप ट्रेड करते हैं, तो वो उसका रोल प्ले होगा बिटवीन एसेट मैनेजमेंट का। तो अगर आप कहें तो आप
उसको चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। पर एनवी पाकिस्तान such no